नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जब आप मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट देखते हैं तो उसमें एक टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू। और जिनको यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा देनी है उनके लिए एक पेपर है, पेपर फिफ्थ। दो पेपर ये नए जोड़े गए हैं। तो सामाजिक मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर वन में, और जिनको यूपी पीसीएस का देना है उनको पेपर फिफ्थ में भी इसको पढ़ना होगा। यूपीपीएससी इसको और क्लियर अगर लिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यूपीपीसीएस। सामाजिक मुद्दे जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसमें सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है सामाजिक समस्याओं पे। सामाजिक समस्याएं अगर हम समझ लें कि सामाजिक समस्याएं होती क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स, तो काफ़ी कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोशल प्रॉब्लम्स, अब सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो हर एक समाज में होती है। जो भारत की सामाजिक समस्या है वही उत्तर प्रदेश की सामाजिक समस्या है। कुछ थोड़ी बहुत विभिन्नताएं इसमें पाई जाएंगी, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाएगा। लेकिन अगर आप यूं कहें कि नहीं बिल्कुल सब अलग अलग, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सामाजिक समस्याएं होती क्या है, दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है यहां पर सामाजिक और दूसरा शब्द है यहां पर समस्याएं। समस्याएं क्या होती हैं? सामाजिक का तो मतलब है कि जो समाज की संरचना से संबंधित हो, समाज के ढांचे से संबंधित हो, समाज की रूपरेखा से संबंधित हो। और समस्याओं का अर्थ क्या होता है? सामाजिक जब भी हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि जो सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध, मानवीय संबंधों से संबंधित हो, सामाजिक ढांचे से संबंधित हो, सामाजिक रूपरेखा से संबंधित हो, ढांचा कहिए, रूपरेखा कहिए, सामाजिक संगठन से संबंधित हो, समाज के संगठन से संबंधित हो, मानवीय संबंधों से संबंधित हो। और समस्याएं जो होती हैं वो क्या होती है? समस्या जब भी आप बात करते हैं तो समस्या का मतलब होता है कुछ अवांछनीय या अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार जिसको कोई चाह नहीं रहा है, समाज का कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा है कि यह व्यवहार हो, लेकिन यह हो रहा है, तो इसको हम समस्या के तौर पर देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार की जो बाधा उत्पन्न करे, यानी कि अगर कोई समस्या होगी तो सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना या मानवीय संबंध उससे प्रभावित होगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, सामान्य जीवन को प्रभावित करेगा, कभी कभी थोड़ा सा कम, कभी कभी ज्यादा। तो आपका जो नियमित और सामाजिक नियमित जीवन है, सामाजिक जीवन है, जो सामान्य जीवन आप जी रहे हैं, उसमें समस्याएं प्रभाव डालेंगी। अब ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं किनको हम समस्याएं कहें? क्योंकि बात सामाजिक समस्याओं की हो रही है, तो किनको हम सामाजिक समस्याएं कहेंगे? मान लीजिए कि आपको फीवर आया, तो ये सामाजिक समस्या तो नहीं है, ये आपकी समस्या है। आपका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो गया, वो सामाजिक समस्या नहीं है। तो किसको हम कहें, क्या दायरा होगा? आपके लिए ये समस्या है, आपके लिए हो सकता है आपके परिवार के लिए समस्या हो गई, लेकिन सामाजिक समस्या नहीं है। सामाजिक समस्या तभी होगी जब इसमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी। सामाजिक समस्या में एक सबसे बड़ी बात होती है कि समाज के अधिकांश सदस्यों से इसका संबंध होता है, और संबंध का मतलब है प्रभावित होते हैं। अधिकांश सदस्य संबंधित है इससे।
तब इसको सामाजिक समस्या कहेंगे। एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, और ये एक तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति होती है। तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति होती है। ये बहुत कोई कूल स्थिति नहीं है। इसका एक कारक होता है जो तनाव उत्पन्न करता है, और इस तनाव के कारण सामाजिक मूल्यों को चुनौती दी जाती है। क्योंकि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये समाज के लिए सही नहीं है? तो हमारा जो समाज है, उस समाज के कुछ मूल्य होते हैं। समाज के कुछ मूल्य होते हैं, और इन मूल्यों को ये चुनौती देता है। कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो ऐसी स्थिति जो इनको चुनौती देने लगे, तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो जाए, और इनको ये तनाव के कारक जो है वो सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने लगे, यहां तक भी हम सामाजिक समस्या उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि चुनौती दिया, और अगर चुनौती देने के बाद में प्रतिक्रियाएं नहीं हुई, तो वो कैसी समस्या? यानी कि हम उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं, हमने उसको स्वीकृत कर लिया है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। तीव्र प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिक्रिया भय के कारण, आशंका के कारण हो रही है। लग रहा है कि अगर इसको हल नहीं किया गया तो जो सामाजिक कल्याण है वो नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज है कि अगर समस्या की पहचान हो गई तो समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। कि ये समस्या को सॉर्ट आउट करें, ये हल करें, और इस समस्या को हल करने के लिए सामूहिक प्रयत्न किए जाएंगे, तब समाधान होगा इसका। आशा होगी इसकी कि ये हल हो जाएंगे। सामूहिक प्रयत्न होंगे आशा के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने कहा अरे अब ये तो नहीं हो सकता। कई लोगों को आपने ऐसे कहते सुना होगा कि अरे अब ये नशा है, ये तो जीवन के साथ ही जाएगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। महिलाएं भी खूब नशा करती हैं, केवल पुरुष वर्ग ही नहीं करता है, पुरुष वर्ग ज्यादा है। तो ऐसी स्थितियां अगर हैं, सामाजिक समस्या तभी उसको कहा जाएगा जब वो अधिकांश सदस्यों से संबंधित हो, तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति हो, और समस्या का हल करने के लिए जो समूह है, जो समाज है, वो प्रयास कर रहा हो। यानी ऐसी दशा या ऐसी स्थिति जिसे समाज हानिकारक मानता है और उसके समाधान के लिए प्रयास करता है, समाधान की आवश्यकता महसूस करता है, उसको हम सामाजिक समस्या कह सकते हैं। और ये समस्या सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। ये समस्या सामाजिक संरचना पर कुप्रभाव डालती है। और सामाजिक समस्या कुछ एक लोगों को नहीं, समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, और इसीलिए इसको अवांछनीय माना जाता है। इसीलिए इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह कल्याण में बाधा है, सामाजिक विकास में यह बाधा है। क्योंकि समाज या समूह में रहने का उद्देश्य क्या है? कि अधिकतम कल्याण हो सके। भाई जंगलों में हम रहा करते थे, एक साथ समूह में रहने लगे क्योंकि हमको जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करनी थी। भाई अकेले आप अभी भी कहीं मकान बना लेंगे तो आप सेफ महसूस नहीं करेंगे। तो सामाजिक समस्या के समाधान के लिए समूह बनाए गए थे, समाज का निर्माण हुआ था, और अगर वो नहीं पूरी हो रही है तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको हम समस्या के तौर पर देखेंगे। समाज कल्याण को अवरुद्ध करने वाली जो बातें होंगी उनको हम समस्या कह देंगे। अब बात आती है कि सामाजिक समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है।
कहां से ये ओरिजिन क्या है इसका, कैसे इसका पता चलता है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले चेतना की स्थिति में जो सबसे बेसिक स्थिति, इसके जो चरण होते हैं, उत्पत्ति के चरण अगर हम देखें तो सबसे पहले चेतना की स्थिति होती है। उसके बाद में जो कठिनाइयां, जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयों का स्पष्टीकरण हो जाता है, पता चल जाती है कि ये समस्याएं हैं। और जब स्पष्ट हो गया तो सुधार की आवश्यकता पड़ती है, सुधार के प्रयास किए जाते हैं कि ये समस्या है तो इसको हटाया जाए, क्योंकि ये समाज के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, समुदाय के लिए सही नहीं है। तो जो संगठन है इसके लिए काम करना चालू करते हैं, संगठन का विकास किया जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर इसके समाप्ति के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं तो उसको समस्या माना ही नहीं जाएगा। प्रबंधन किया जाता है कि कैसे सुधारा जाए, सुधार का प्रबंधन, ये चरण है इसकी उत्पत्ति की। यहां तक पहुंचेंगे तभी वो समस्या होगी। अगर किसी को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं हो रहे तो वो समस्या नहीं है, उसको समाप्त होने के प्रयास भी होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था या सामान्य जीवन को जो अवरुद्ध करने वाली चीजें हैं, कठिनाइयां हैं, उनके बारे में चेतता है, उसमें चेतना आती है और सदस्य महसूस करने लगते हैं कि ये चीज सही नहीं है। और फिर जब सेकंड फेज आता है, इसको आप फेज वाइज कर लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ। सेकंड फेज में महसूस हो गई ये असुविधा हो रही है, स्पष्ट इशारा कर रही है कि ऐसी ऐसी समस्याएं ये हो रही हैं। तब हम कार्यक्रम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और सुधार के प्रयास यहां से शुरू हो जाते हैं कि इसको हमको समाप्त करना है। और ये कैसे समाप्त हो गई, तो संगठन का विकास हो जाता है, ये कार्यक्रम और ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, कार्यक्रम कैसे चलेगा। और अंतिम चरण में कार्यक्रम लागू होते हैं, उनका प्रबंधन किया जाता है, संस्थाएं होती हैं जो कार्य करती हैं, संस्था कैसे कार्य करेगी इसका प्रबंधन किया जाता है। समाज में समस्याएं क्यों आती हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि इनका समस्या की उत्पत्ति के कारक क्या हैं, पहले वही समाज, वही परिवार, वही समूह है जिसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाद में क्यों आ गई? क्योंकि अनेक संस्थाएं समाज में अलग अलग कार्य कर रही हैं, तो उनके बीच में जो प्राचीन मान्यताएं हैं और जो अब नवीन मान्यताएं आ रही हैं, नवीन संस्थाएं जो हैं, उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी उत्पत्ति के सहायक कारक अगर आपसे पूछे जाएं, सहायक कारक, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहला है संस्थाओं में संघर्ष। ये संघर्ष होता है, खास करके ये प्राचीन और नवीन के बीच में होता है। प्राचीन अपनी बातें छोड़ नहीं रही हैं और नवीन प्राचीन वाली बातों को पचा नहीं पा रही हैं संस्थाएं। और समाज, क्योंकि दिन प्रतिदिन गतिशीलता बढ़ती चली जा रही है, तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो ज्यादा गतिशील हैं और गतिशीलता बढ़ने के कारण वो पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आदर्शों का, मूल्यों का, नियमों का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, सबका संघर्ष होता है। और इसके फलस्वरूप
जब संघर्ष होता है तो कई बार अनैतिकता का विकास हो जाएगा, अवैधानिक तरीके से अवैधानिकता का विकास हो जाएगा, अवैधानिक तरीके से चीजें डेवलप होने लगेंगी। दूसरी एक बात और है, आप देखेंगे कि आज का जो समाज है, आज का जो युग है, उसमें व्यक्तिवाद बढ़ता चला जा रहा है। और व्यक्तिवाद बढ़ने से क्या होता है, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। पहले पूरे समूह में लोग रहते हैं, बड़े बड़े परिवार होते हैं, नौकरी पेशे के कारण वो बाहर जाते हैं अपने पति पत्नी और बच्चों को लेके। सामाजिक जीवन से उनका कटाव होने लगता है, सामूहिकता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति केवल अपने में खोता जा रहा है। फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए। और इसी आजादी और प्राइवेसी के कारण वो अलग रहता है, धीरे धीरे सबसे कट जाता है। जब वो एक समूह में रहता है, एक बड़े परिवार में रहता है, परिवार का एक मुखिया होता है, परिवार का मुखिया कुछ नियम कानून, दादाजी जो होते हैं वो कुछ नियम कानून बताते हैं, उसके हिसाब से ये पूरा परिवार चलता है। लेकिन आज दादाजी दुखी हैं क्योंकि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मानने वाला कोई नहीं है। और धीरे धीरे व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है, अनैतिक मार्ग पर ले जाता है। अनैतिकता बढ़ती है, पथभ्रष्टता बढ़ती है, क्योंकि इसको पूरी समझ नहीं है। दादाजी तो पूरी जिंदगी जी चुके हैं, ये अपनी बातें जब बताते हैं तो वो खरा सोना होती है, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की हैं वो नहीं चाहते कि उनकी आगे वाली पीढ़ी करे। और ये व्यक्तिवाद, किसी दूसरे के कल्याण की भावना भी नहीं, एकता में कमी, मनचाहा व्यवहार, तो जो मनाएगा करेंगे। हमारा मन है आज दिन भर नहीं नहाने का, दिन भर बैठ के पीने का, तो दादाजी होते तो उनके डर से हम ना पीते, दादाजी के रूल रेगुलेशन थे। लेकिन यहां पर कोई टोकने वाला है ही नहीं। और समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और खास करके अभी जो पीढ़ी चल रही है, इसमें जो आगे आने वाला समय है वो कैसा होगा, मूल्यों से कटाव बहुत तेजी से होता जा रहा है। और वैल्यूज का जो डिग्रेडेशन है, वैल्यूज, मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। तो मूल्य ह्रास होने से क्या हो रहा है, व्यक्ति अच्छा बुरा ये नहीं सोचता, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। अव्यवस्था फैल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम रात भर डीजे बजाएंगे, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम डांस करेंगे, चिल्लाएंगे, छत पे चिल्लाएंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी, हमारा बर्थडे, किसी का क्या जाता है, हमारा डीजे है। हो सकता है बगल में किसी के यहाँ दुख का माहौल हो सकता है किसी बच्चे का पेपर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आदर्श नहीं रह गए, आदर्श नियम व्यवहार नहीं रह गए, नियमित व्यवहार नहीं रह गए। तो ये एक दूसरों या समाज के अन्य लोगों के लिए बाधा का काम करता है, बाधकीय स्थिति उत्पन्न होती है, और इनसे बहुत सारी नवीन समस्याएं आती हैं। ये चीजें आपने देखी कि सहायक कारक यही होते हैं जिनके कारण सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। प्रकारों की अगर बात करें, कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, कई आधार पे इनको हम बांट सकते हैं। अगर हम कहें कि किससे संबंधित है, संबंधित पक्ष या क्षेत्र के हिसाब से हम देखें, तो हमने कहा ना कि सामाजिक समस्या है किसी व्यक्ति में, व्यक्ति की समस्या है, उसमें अंतर है। लेकिन अब कुछ समस्याओं की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी उंगली कटी,
तो हो सकता है समाज पर उसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। आपके लिए वो समस्या हो सकती है, लेकिन वो सामाजिक समस्या नहीं है। तो ये आपकी एक व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन व्यक्तिगत समस्या का एक और रूप है जो व्यक्तिगत होते हुए भी समाज पर कुप्रभाव डालती है, समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों के मुताबिक नहीं होती है। जैसे संबंधित पक्ष या क्षेत्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक समस्या है, ये सामाजिक समस्याओं के प्रकार है। ये समस्या है व्यक्तिक, एक कैटेगरी है व्यक्तिक समस्या। जैसे लोग कहते हैं मैं अपने पैसे की पीता हूं, मद्यपान करता हूं। लोग कहते हैं मैं अपने पैसे का जुआ खेलता हूं, अन्य नशा जो है नशाखोरी करता हूं या करती हूं। कोई कहता है कि हमारा फैसला है कि मैं वैश्यावृत्ति करती हूं, वैश्यागमन यानी कोई वैश्या के पास जाता है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप जाते हैं, आप करते हैं, आप इसमें हैं, पार्टिसिपेंट आप ही हैं, दूसरा ना जाए तब भी कोई वो नहीं है। लेकिन समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक समस्या, हिंसा, जो पारिवारिक हिंसा है, घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, जो कलह की स्थिति होती है, ये एक परिवार में होती है ना, लेकिन समाज की समस्या है, सामाजिक समस्या है। तलाक दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन समाज इसको अच्छा मानता है। जितनी भी चीजें समाज कहता है कि अरे ये क्या, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि वो खुद कहने वाले लोग भी उसमें लिप्त होते हैं कई बार। तो ये परिवार की समस्या है, सीधा डायरेक्टली एक फैमिली इससे अफेक्टेड होगी, लेकिन इसके अगर हम प्रभाव देखें तो समाज पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। देख के दूसरा सीख रहा है, एक जगह हो रही है तो दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है। और समाज किस लिए है? समाज के कुछ आदर्श हैं, समाज की कुछ मूल्य हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, उनके मुताबिक समाज चलता है। सामुदायिक समस्याएं, सामुदायिक समस्याओं में कौन सी समस्याएं आएंगी? जाति संघर्ष होता है ना, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता, ये तो स्पष्ट तौर पर सामाजिक समस्याएं हैं ही हैं, एक समुदाय विशेष से रिलेटेड होने के बावजूद। क्षेत्रगत देखें, राष्ट्रीय समस्याएं, जैसे यहां पे जाति संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है, नस्लवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खैर वो चला जाता है। और क्लियर कट करते हैं, अपराध, बाल अपराध, भाषावाद, क्षेत्रीयता भी एक समस्या है, जनाधिक्य, क्षेत्रवाद, और समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं, आतंकवाद,
राष्ट्रीय में आप एक लिखिए नक्सलवाद, राष्ट्रीय में आतंकवाद वैश्विक समस्या है। युद्ध जो होते हैं, यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, प्रभाव तो पूरे विश्व पे पड़ रहा है। शीत युद्ध रसिया और अमेरिका के बीच में चला, प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है। पेपर फर्स्ट के लिए भी और इसी को यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। दोनों पेपर आपके साथ साथ यहां पर तैयार हो जाएंगे। सामाजिक मुद्दे कुछ ऐसे नहीं होते जो आपको बिल्कुल क्षेत्र के हिसाब से बांट बांट के पढ़ने, कॉमन समस्याएं होती हैं। कभी कभी समस्याएं कोई हो सकती हैं कि किसी व्यक्ति ने कम समय के लिए जुआ खेला, अल्पकालिक समस्या थी, जाति संघर्ष लगातार नहीं चल रहे हैं, साल 2 साल चले ऐसे, तो हम समस्याओं को अल्पकालिक, दीर्घकालिक, कभी कभी हम कहते हैं ना तात्कालिक, इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। और समस्याएं, कई और सामाजिक समस्याएं हैं जिनको हम अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के तौर पर भी बांट सकते हैं। एक अलग ये डिवीजन है। बाह्यमुखी, अंतर्मुखी समस्याएं कौन सी? ऐसी समस्याएं जो व्यक्ति के, एक व्यक्ति विशेष के कारण, उसकी मानसिक दशा के कारण या उसकी आदतों के कारण है। जैसे कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसको लगता है कि ऐसे व्यक्ति से बात करना बेकार है, अगर ऐसे व्यक्ति से मिले तो हमारा नुकसान ही होगा, अनुभव सही नहीं होगा। इस जाति विशेष के लोग ऐसे ही होते हैं, इस धर्म विशेष के लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये आपका पूर्वाग्रह है। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक मजहब में हर व्यक्ति को आप एक पैमाने पर, एक तराजू में नहीं तौल सकते, अलग अलग। तो अगर पूर्वाग्रह है तो ये अंतर्मुखी समस्या मानी जाएगी। वेश्यावृत्ति, ये अंतर्मुखी समस्या मानी जाएगी। मद्यपान, ये अंतर्मुखी समस्या है। बहिर्मुखी की अगर बात करें तो बहिर्मुखी समस्याओं में बेरोजगारी, निर्धनता, है ना, बाल श्रम, एक कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है ये। जितने भी अपराध हैं, चोरी चकारी, डकैती, राजनी, जो भी करते हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको बांट लेते हैं। क्या कारण है सामाजिक समस्याओं के पीछे? सामाजिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? व्यक्ति समाज में जब रहता है तो कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ सामाजिक आदर्श होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ये आपका समाज है। फिर क्या होता है, अब अलग अलग डायमेंशंस में उसका विकास होता है। गतिशीलता बहुत ज्यादा है, गतिशीलता ज्यादा है। तो समाज जिसमें वो रहता था वो इस गतिशीलता को रोक पाने में सक्षम नहीं हुआ। इस समाज में ये परिस्थितिवश, पहले एक परिवार में ज्यादा लोग रहते थे, एक दादाजी होते थे अपना, मैंने बताया आपको, तो वो टाइट रखते थे सारी व्यवस्थाएं, कुछ नियम थे, कुछ कानून थे। अब ये अकेले रहने लगा, तब तो अब ये स्वच्छंद है, फ्री है, आजादी चाहिए इसको।
तो कानूनों का उल्लंघन होने लगा, आदर्शों और मूल्यों की चिंता खत्म हो गई। तो जो नवीन पीढ़ी है, ये गतिशीलता अधिक है और ये नवीन पीढ़ी है, इस नवीन पीढ़ी में कई प्रकार के विकार आ गए। ये आदर्शहीन अवस्था में पहुंच सकता है, पहुंच गया, नियमों का ये उल्लंघन करने लगा, है ना, और मूल्यों का, वैल्यूज का कोई इसके जीवन में बहुत महत्व नहीं रह गया। तो अब क्या होगा, ये सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा, यहां से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये पुरानी व्यवस्था में अनुकूलन भी नहीं कर पा रहा है और नई व्यवस्था जो बनी है उस पर पुरानी व्यवस्था वाले लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। भौतिकवादी युग है, यहां पे फ्रीडम, भौतिक सुख, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य चीजों के तुलना में अगर देखें तो। और प्रतिस्पर्धा है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा है, आगे निकलने का होड़, आगे निकलने की चाह, और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना, बेईमानी, मक्कारी, हर एक चीज, हर एक रास्ते को अख्तियार करना। तो इस कारण से आज का जो समाज है वो सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी ये समस्याएं, लेकिन अब दर बढ़ गई है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो बहुत तीव्र हो गई है, तो सामाजिक समस्याएं भी उतनी तेजी से, क्योंकि एडाप्टेशन नहीं हो पा रहा है। पुराने वाले लोग नई चीजों को मान्यता नहीं देते और नए वाले लोग पुरानी चीजों को मानते नहीं, तो पीढ़ीगत संघर्ष भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे एंगल पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ कारण आर्थिक भी हैं, कुछ कारण सामाजिक भी हैं। सामाजिक समस्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन इसके कारण आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, कुछ कारण राजनीतिक भी हैं, कुछ कारण परिस्थितिजन्य होते हैं। किसी के जीवन में कुछ ऐसा हो गया, वो वाला नहीं कि धोखा दे दिया तो दारू पीने लगे। कई बार व्यक्ति सामाजिक समस्याओं में लिप्त होना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया। कोई नेचुरल हैजार्ड्स, कोई कैलामिटी हो गई और उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया, तो वो चोरी में, बड़ा आदमी जल्दी बनने के लिए जुआखोरी करने लगा, जुए में लिप्त हो गया। और एक समस्या कई समस्याओं को आकर्षित करती है, जहां पे वो बैठा वहां पर पीने वाला भी माहौल था, धीरे धीरे पीने लगा। कोई बेरोजगार है, आर्थिक समस्या, कोई बेरोजगार है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। व्यक्तिगत समस्या ये नहीं है, ये समाज की समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी अकेले, आत्महत्या, कुंठित पूरा मन उसका आत्महत्या के लिए विवश, कई बार गलत कार्यों के लिए विवश, आर्थिक स्थिति खराब, लड़कियां वैश्यावृत्ति जैसे कार्यों में लिप्त होने के लिए मजबूर। इन सब मुद्दों को आप भली भांति जानते हैं। और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, संसाधन उतने हैं नहीं, तो जहां पर जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन कम है, आर्थिक दिक्कतें आएंगी, तो कई प्रकार की समस्याएं, पूरी लिस्ट है, इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो आप उसको समस्या तो कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं, आतंकवाद है, युद्ध है, शीत युद्ध है, इसमें क्या है? इसमें तो बस यही है, शासन
हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाए, हम हड़प लें, हम ज्यादा ताकतवर हो जाएं, होड़ लगी हुई है। तो ये भी एक कारण है। कहीं आर्थिक है तो कहीं सामाजिक है, यहां पे राजनीतिक है। यहां पे अपने हेतु सिद्ध करने के लिए भाई रसिया चाह रहा है कि पूरा क्षेत्र उसी का हो, उसको यूक्रेन को पूरा मिला ले, जितना मिला पाए, या यूक्रेन को अपने अंडर में कर ले। तो राजनीतिक कारण है ना, एक आर्थिक समस्या, एक राजनीतिक समस्या, कुछ यहां पे अपराध, बाल अपराध, भाषावाद, जनाधिक्य, कुछ सामाजिक समस्याओं से, जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। परिस्थिति जन्य भी समस्याएं होती हैं। अब कोई समस्या अगर है तो मैंने कहा ना कि उसको एक तो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली समस्या को ही हम लेंगे, उसको करना होगा। फिर उसमें क्या परिवर्तन किए जाएं व्यवस्था में, जिससे कि उन समस्याओं से निजात पाया जा सके, उन समस्याओं को दूर किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, कारणों की पड़ताल की जाती है, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, फिर एक प्लान किया जाता है, समाजमिति का उपयोग किया जाता है। समूह में विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो आकर्षण और विकर्षण है, उनका माप करके जो सामाजिक स्वरूप है, सामाजिक स्वरूप के द्वारा देखा जाता है, अन्वेषण किया जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं कैसे हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अगर हमने माना ही नहीं कि समस्या है, तब तो समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो सामाजिक समस्या भी नहीं होगी। सामाजिक समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो। अगर केवल मामला यह है कि आंतरिक स्तर पे दो समूह एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, भ्रांतिपूर्ण विश्वास कुछ उनके मन में है, एक दूसरे के प्रति कुछ पूर्वाग्रह है और इस कारण से संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे को मार डालने की स्थिति, मार काट की स्थिति आ गई है, तो ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों का अध्ययन किया जाए और तनावपूर्ण जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों की पुनर्व्याख्या की जाए कि उनके कारण क्या है, पड़ताल की जाए, फिर इसको प्रयास करके दूर किया जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि बातचीत करके हम मामले को सुलझा लेंगे। हमेशा फौजदारी ही नहीं होती है, हमेशा थाने पुलिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कारण है, एक दूसरे से कोई दो व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं और जब बात बंद हो जाती है तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कभी भी किसी से बात करना बंद मत करिए, कितने भी खराब संबंध आपके हो, आप बात जारी रखिए। बुरी बातें होंगी, चिपक थोड़ी जाएंगी, अच्छी बातें होंगी, अच्छा लगेगा, बुरी होंगी तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन संबंध अगर सही करने हैं तो बात करना बंद नहीं करना चाहिए। बात करना बंद करने के बाद संबंध सुधरने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। तो समाज में भी ऐसा होता है। स्थितियों को समझिए। अगर किसी एक समूह के अंदर कुछ समस्याएं हैं, मान लीजिए कि यहां पे एक समूह है जो वैश्यावृत्ति में लिप्त है, एक समूह है जो नशाखोरी में लिप्त है, एक समूह है जो जुआ खेलता है, तो इसकी पड़ताल करिए कि क्या कारण है इसके पीछे, कैसे इधर लोग भाग रहे हैं। पुराने लोग तो प्रेरणा दे ही रहे हैं,
और फिर ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि जुए के अड्डे समाप्त कर दिए जाए। तो जब जुए के अड्डे ही नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ हो जाए कि नशे की उपलब्धता, मद्यपान करते हैं, शराबबंदी लगा दी जाए, वैश्यावृत्ति है, कोठे बंद कर दिए जाए, इनकी डिमांड ही समाप्त कर दी जाए, वैश्याओं की मांग खत्म हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए, रूल रेगुलेशंस बना दिए जाए। तो स्त्रियां जो वैश्यावृत्ति में महज आर्थिक कारणों से लिप्त हैं, तो वो दूसरे पैसे अपना लेंगी, वो कुछ दूसरे काम करेंगी, क्योंकि यहां ऑप्शन है। तो ये पुनर्व्याख्या की जरूरत है। कोई समूह आपस में लड़ रहा है, वहां पे हिंसा फैली है, उसको भी समझाया जा सकता है। कोई समूह इनसे ग्रस्त है, इसको भी समझाया जा सकता है। इनकी डिमांड ही समाप्त कर दी जाए, यहां पर उपलब्धता समाप्त कर दी जाए, उपलब्धता खत्म हो जाए, डिमांड यहां पे समाप्त हो जाए, तो समस्या का हल हो सकता है। दूसरी चीज है, व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन किया जाए। व्यवहारों में परिवर्तन करके भी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति समझना चाहता है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं मिलता। परिवार में आप अपने देखिए इसको, या फिर उसको पता ही नहीं है कि इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। वो बस रात दिन यही कहता है कि हम कमाते हैं तो हम पीते हैं, हम कमाते हैं तो जुआ खेलते हैं। लेकिन तार्किक दृष्टि से अगर उसको समझाया जाए, तर्क दिए जाएं, मूल्यों के बारे में बताया जाए, दायित्वों के बारे में बताया जाए, उसके साथ थोड़ा सा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए, थोड़ा सा सिंपैथी होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, लेकिन उसको समझाया जाए कि आगे तुम्हारा क्या होगा। हो सकता है उसके बच्चे हों, स्कूल नहीं भेज पा रहा है। तो ऐसे व्यवहारों में कई बार मानसिक स्तर पे जब परिवर्तन आते हैं, तो ऐसे व्यवहारों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और खास करके ये बड़ों में भले ना काम करे, बच्चों पे बहुत अच्छे से काम करती है ये प्रक्रिया। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। उनको समस्या से, क्योंकि अभी उन्होंने शुरू किया है, जहां जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत सजा का भी जिक्र कर दिया जाए, जहां जरूरत पड़े तो उन पे रोक लगाई जाए, उनकी फंडिंग को, उनका जो पॉकेट मनी उनको मिलती है उसको रोका जाए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कानून अगर बदल दिए जाए, कानून सख्ती से लागू कर दिए जाए, जिनको हम कह सकते हैं, ये आपको हर एक क्वेश्चन में मदद करने वाली है चीजें, जिसको हम कह सकते हैं वैधानिक नियंत्रण। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक की पॉलीथीन का, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, प्लास्टिक थैले का उपयोग ना करें। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका उत्पादन ही क्यों हो रहा है? अगर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है तो उसका उत्पादन बंद कर दिया जाए। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो दंड, जुर्माने का प्रावधान किया जाए। अगर किसी ने अपराध किया है, रेप में वो शामिल है, तिपाकवश वो 1 साल छोटा है, जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र का है, 16 साल का है, 17 साल का है, तो एक तरफ तो दंड का प्रावधान,
दूसरी तरफ उसका जीवन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पूरा वो बर्बाद ना हो जाए, तो तुरंत उसके लिए जीवन यापन के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए भी प्रबंध किया जाता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि क्या होगा, ज्यादातर जेल जाएंगे, अभी जुवेनाइल है, छूट जाएंगे, जुवेनाइल कोर्ट छोड़ देगी। तो जो दोहरी नीति है वो कई बार समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनको प्रोत्साहन देने का कार्य कर देती है। निर्भया केस में ऐसा हुआ। अगर उस लड़के को भी सख्त सजा दी जाती, भाई 1 साल बाद तो वो वयस्क हो जा रहा था, लेकिन इस पे अलग अलग विचार हैं, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। कोर्ट्स डिसीजन जो लेती हैं वो पिछले जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके आधार पर लेती हैं। तो ऐसे में ठीक है, हम जजमेंट तो नहीं सुना सकते, लेकिन ये जरूर सुझाव दे सकते हैं कि ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, सजा सबके लिए समान। अगर वो बच्चा है तो उसने ऐसे कृत्य क्यों, हाँ ठीक है, उसके पूरे जीवन का सवाल है, उसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई है, तो थोड़े से इसको नियम कानून भी, वैधानिक नियंत्रण को भी सख्त किया जाए। विद्वानों की सलाह ली जाए, जो समाज शास्त्री हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह ली जाए, वो तरीके बताएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षावेत्ता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उससे भी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है। उससे भी बड़ी बात है सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना। ऐसी स्थितियां सृजित करना जिनमें समूह के सदस्य एक सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम हो पाए, और इससे लोगों को बुरे राह पे जाने से रोका जा सकता है। क्योंकि सामाजिक संरचना जब परिवर्तित हो जाती है तो क्या होता है, एडॉप्टेशन नहीं हो पाता है, नए लोगों को नई चीजें चाहिए, तो समय के हिसाब से थोड़ा फेरबदल भी जरूरी है। बच्चों को हमेशा डांटना नहीं ठीक है, बच्चों को हमेशा यही कहना कि तुम बिल्कुल बेकार हो, निकम्मे हो, तुम कोई काम सही नहीं करते हो, ये सही नहीं है। कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी बताइए, बीच का रास्ता अख्तियार करिए, सही रहेगा। सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। हर चीजें आपके हिसाब से इसलिए नहीं होंगी क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि आपने भी अपने बाबा के हिसाब से नहीं किया था, तो आपके बच्चे भी आपके हिसाब से नहीं करेंगे। पीढ़ीगत अंतर पाया जाता है, तो उसको आपको भी स्वीकार करना होगा, समाज को भी स्वीकार करना होगा, सामाजिक संरचना में भी ऐसे परिवर्तन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो नई चीजें, नवीनता जो होती है वो समस्याएं लेके आती है या बुराइयां लेके आती है। मोबाइल फोन में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गंदी हैं। आप उसका उपयोग रामचरित मानस ओपन करके पढ़ने में कर रहे हैं, महाभारत सीरियल देख रहे हैं, या पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। तो सारा दोष नए इनोवेशन या नई पीढ़ी को मर देना सही नहीं है। नई पीढ़ी उसका अच्छा उपयोग भी कर सकती है अगर उसको बचपन से सिखाया जाए, और उसका बुरा उपयोग भी। भाई परमाणु बम भी बनाया जा सकता है, और परमाणु ईंधन भी उसका इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो विज्ञान है, उसका कैसे आप उपयोग कर रहे हैं। तो संरचना में परिवर्तन भी, नई चीजों को अडॉप्ट करने, ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति से, धर्म से पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। धार्मिक शिक्षा, कई बार बताया जाता है ऐसा करोगे तो पाप पड़ेगा। इस्लाम धर्म में शराब पीना माना जाता है कि बिल्कुल नरक में जाने
जैसा काम आप कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो पी रहे हैं। अगर वो धार्मिक तौर पर बहुत अच्छे से बंधे होते, और चीज में वो धार्मिक तौर पर बंधे, लेकिन यहां पे चाहिए स्वच्छंदता, फ्रीडम, चॉइस, अपनी मर्जी, मन मर्जियां, तो यहां पर वो धर्म छोड़ देते हैं। चोरी करना कौन सा धर्म सिखाता है? सामाजिक समस्या है कि नहीं है? आत्महत्या किसी भी धर्म में आपको ये नहीं मिलेगा कि सही है। भाई जिस चीज को आप दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हैं? जीवन किसी को दे सकते हैं, और आपने खुद की हत्या कर ली, खुद को मार दिया। तो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक मूल्य, धर्म से जोड़ के भी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सामाजिक सेवाएं, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज किस स्थिति में है, तनावपूर्ण परिस्थितियों में है अगर, तो उसको कैसे कम किया जाए? कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, है ना? समस्याग्रस्त व्यक्ति है तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उसको समझाना भी, उसको संरक्षण देना। अब पता चला किसी मॉब ने किसी व्यक्ति को पीट दिया, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, और इस घटना में वो चोटिल हो गया, तो अब उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं संस्कार के कारण, कि संस्कार नहीं है बच्चों में, ऐसा सुनते हैं। अधिकतर जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, धर्म से जोड़ के समाज की जिम्मेदारियां भी हैं आपके प्रति, धर्म हमको सिखा देता है कई बार। इसको आप संरचना में परिवर्तन करके ऐसा नहीं कर देंगे कि ठीक है पहले के बच्चे नहीं छेड़ते थे लेकिन आज के छेड़ सकते, हर समय छेड़ते थे, आज ज्यादा हो गए, तरीके बदल गए, है ना? तो सारे प्रयास करने होंगे तब सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा। इतना आसान नहीं है जितना पढ़ लिया हमने कि ऐसे ऐसे कर लेंगे वो हो जाएगा। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। सबसे कठिन विषय है समाज शास्त्र, क्योंकि 2+2 4 होते हैं, लेकिन समाज में 2+2 क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। यहां पे कुछ कैलकुलेटेड नहीं होता है। परिस्थिति जन्य, पीढ़ीगत परिवर्तन, है ना, क्षेत्रगत भिन्नताएं, और फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें वो लड़का है कि लड़की है, जातिगत किस जाति का है, लिंगगत भेदभाव, सब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन तरीकों से हम समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। जितना वैज्ञानिकता का विकास होगा, अंधविश्वासों से जितना दूर हम पहुंचेंगे, है ना, वो भी हमें मदद करेगी। अंत में इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ये जो समस्या है वो सरकार अगर प्रयास करे तो दूर हो सकती है, अकेले इसके प्रयास से। तो केवल इसके प्रयास से शायद कभी नहीं संभव है। जन सहभागिता जरूरी है, जन सहभागिता जरूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जन सहयोग नहीं होगा, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट दुनिया भर के, भाई बिहार में शराब बंदी है, कौन शराब नहीं पाता? यूपी से सप्लाई हो जाएगी, पश्चिम बंगाल सप्लाई हो जाएगी, बॉर्डर के स्टेट वहां पे सप्लाई कर देंगे, महंगी शराब लेके वो पिएंगे। तो ये सामाजिक समस्याएं और उनका कैसे उत्पत्ति, क्या कारण और समाधान हमने किया। सामाजिक समस्या है क्या? ऐसी स्थिति, ऐसी दशा जिसे समाज हानिकारक मानता है और उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस करता है। इसीलिए हम सुधार की बात लास्ट में कर रहे थे। और ये दशाएं नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्ति के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा अनुचित मानी जाती हैं। उन्हीं को हम सामाजिक समस्याओं का नाम देते हैं। और फिर ये समस्याएं सामाजिक विघटन का कारण बनती है, पारिवारिक विघटन का कारण बनती हैं।
इससे जो प्रभाव पड़ता है वो एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। ठीक है, किस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, किस नजरिए से हम देख रहे हैं किसी समस्या को। कई बार हम किसी नशाखोर व्यक्ति को कहते हैं कि यार क्यों अपना सब इतनी मेहनत की कमाई चौपट कर दे रहे हो, लेकिन दूसरे एंगल से देखते हैं यार क्या ऐसे लोग समाज में क्या मैसेज छोड़ते हैं। तीसरे एंगल से देखते हैं ये क्या करेगा अपने बच्चों के लिए। चौथे एंगल से हम देखते हैं कि इसका न कोई धर्म है, न इसकी कोई मर्यादा है, बड़ा गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। किस नजरिए से हम, किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि आपको पढ़ना क्या है। ये सारी समस्याएं हैं जो आपको सामाजिक मुद्दों में पढ़नी है, ये सब आपको तैयार करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और ऐसी बातें करते हैं, यूपी की भी समस्याओं को देखेंगे और इसके साथ साथ आपकी जो भारत की समस्याएं वो भी तैयार होंगी। थैंक यू सो मच।